नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू गाता रहे मेरा दिल, अपने दोस्त अपने होस्ट समीर खेरा के साथ। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारे इंसान से मिलाने वाले हैं। एक बहुत ज़ोरदार इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। तो जनाब, ये हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लेजेंड अमीन सयानी। तो अमीन साहब, वेलकम टू गाता रहे मेरा दिल। इससे पहले कि आपसे कोई सवाल पूछें, मैं अपनी एक याद है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा और मुझे अच्छा, यकीन इससे है। पहले कि तुम कुछ बताओ, जी। मैं तो खुश हो गया, चित हो गया तुम्हारे रेडियो स्टेशन का नाम सुनकर। गाता रहे मेरा दिल, हा 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 हा। क्या ही अच्छा हो अगर हम सबका दिल हमेशा खुशी में झूम कर गाता रहे। क्या वेरी बात। गुड। अच्छा, अब बोलो। जी। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी एक बचपन की याद है। मैं 10 साल या 11 साल की मेरी उम्र होगी तब की याद है, और हाँ। आपसे वाबस्ता है तो आपको बताना चाहूँगा। तो हर बुधवार को हम जब हम्म। डिनर करते थे या एक फैमिली टाइम होता था, बुधवार को 8 बजे रेडियो चालू करते थे हम लोग। शॉर्ट वेव पर रेडियो सिलोन सुनते थे और हम्म। आपका साथ रहता था पूरे घंटे तक। तो वो एक हाँ। ऐसी फैमिली एक्टिविटी हमारी थी। आप हर वेंसडे हमारे घर डिनर पे होते थे, तो उसका अरे वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी आपने एक याद दी है, वो कभी नहीं जाएगी। अरे वाह 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 भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैं डिनर पे होता था आपके साथ। लेकिन यही मजा है ना रेडियो का, कि लगता है कि बोलने वाला बिल्कुल सामने बैठा है और हमारे परिवार का एक सदस्य है, जी मेंबर जी है। जी। तो अमीन साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप रेडियो के ज़रिए बहुत सारे परिवारों के सदस्य रह चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो आपका रेडियो का करियर है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? एक चीज बहुत बड़ी हुई मेरे रेडियो के जीवन में, जिससे कि मुझे पहला बड़ा जबरदस्त पुश मिला। और वो ये कि गीतमाला का शुरू होना। जो बिल्कुल। पहले बिना का गीतमाला नाम था उसका, फिर सिवा का गीतमाला हो गया, जी। फिर कोलगेट सिवा का गीतमाला हो गया। तो जब ये शुरू हुआ तो ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान ने, यानी ऑल इंडिया रेडियो ने, अपने जबरदस्त ब्रॉडकास्ट में से हिंदी फिल्मी गीतों को लात मार कर हटा दिया। अरे। तो अब उन दिनों फिल्मी गीत उस जमाने में भी ऐसे जबरदस्त थे साहब, बिल्कुल। कि वो सारे हिंदुस्तान को एक कड़ी में बांधने वाले ये थे गीत। और हिंदुस्तानी सरल भाषा को का प्रचार भी उनसे बहुत अच्छा होता था। जी। और भारत की सारी परंपरा, सारा लिटरेचर, सारी फिलोसफी, ये सब के सब शायरी, ये सब के सब उसी उन्हीं फिल्मी गीतों में समाये होते थे, और एकदम आसान सरल रूप में। जी। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बैन कर दिया और रेडियो सुरान शुरू हो गया। रेडियो सुरान उस जमाने में कोई अनाउंसर्स वगैरह ज्यादा नहीं थे, बस लोग फिल्मी गाने धनाधन बजाते थे, और जी। बस फिल्मी गानों पर ही वो पॉपुलर हो गया। तो जब गीतमाला शुरू हुई तो मुझे ताज्जुब हुआ कि पहले ही प्रोग्राम से जब हम बहुत कम 30-40 लेटर्स एक्सपेक्ट करते थे कंपटीशन के लिए, तो आए पहले ही प्रोग्राम में 9,000 लेटर्स। ये क्या बात है। 3 दिसंबर 1952 की बात है। तो अमीन हम्म। साहब, आपने गीतमाला की बात की। यकीनन सबसे पॉपुलर प्रोग्राम रहा है, लेकिन आपने और भी पॉपुलर प्रोग्राम किए हैं। लेकिन हाँ। और आपका जो करियर है 65 साल तक चला है और चलता रहेगा। हमें ये बताइए कि इस ये जो कामयाबी आपको हासिल हुई अपने करियर में, इसके हम्म। पीछे कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? अरे अरे अरे, ये क्या खूबसूरत सवाल पूछा तुमने। इसको बताने में भी मुझे बड़ा मजा आएगा। एक तो ये था कि मेरे परिवार में बड़ा वो इंटरनेशनल टाइप का परिवार था, जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे। दोस्तों में भी, और नेशनल मूवमेंट चल रहा था इंडिपेंडेंस का, तो बड़े बड़े लीडर्स सब, या तो मैं उनके पास जा पाया, या वो बहुत सारे जो सेकंड रंग के लीडर थे, और हम्म। महाराष्ट्र के, मुंबई के, जी। बम्बई के, उस जमाने के ग्रेटर बॉम्बे के, वो सारे के सारे हमारे घर भी आते थे,
क्योंकि गांधी जी से और उन बड़े बड़ों से बड़ा नाता था हमारा। हमारी अम्मा थी शिष्या गांधी जी की। अच्छा। तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा, बहुत सरल भाषा, जिसमें उर्दू भी हो, हिंदी भी हो, और भी भाषाओं के वो अगर हिंदी में ढल सकें तो आए। तो उन्होंने अम्मा से कहा कि बेटे तुम शुरू करो एक ऐसा अखबार, एक ऐसी पत्रिका जो 3 इश्यूज में हो, 3 अलग अलग वर्जन में। लिपियां सबकी अलग हो, स्क्रिप्ट सबकी अलग हो, लेकिन भाषा एक। तो अच्छा। वो 3 लिपियों में छपता था, हिंदी यानी देवनागरी लिपि, जी। गुजराती लिपि और उर्दू लिपि, लेकिन तीनों में भाषा हिंदुस्तानी होती थी। जी। तो और उससे पहले मेरे घर में जो भाषा बोली जाती थी वो बिल्कुल खिचड़ी बम्बई वाली होती थी। अच्छा। लेकिन इसमें मैंने प्यून की तरह काम शुरू किया। अम्मा उसकी एडिटर भी रही और पब्लिशर भी। हमारे घर से ही एडिट पब्लिश होता था, बाद में प्रिंटिंग भी घर से ही शुरू होने लगी। तो उसे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोगों के सरल भाषा में आर्टिकल आते थे, जी। और पढ़ते पढ़ते मुझे शौक होने लगा। और चूंकि मैंने हिंदी उर्दू ज्यादा नहीं सीखी थी बचपन में, जी। तो बस यही रहबर उसका नाम था, पथ प्रदर्शक यानी। तो रहबर पढ़ते पढ़ते, उसमें काम करते करते मुझे शौक होने लगा पढ़ने का भी, लिखने का भी, ट्रांसलेट करने लगा मैं आसान भाषा में। इस तरह बिल्कुल सरल भाषा जो कि बहुत जरूरी है ब्रॉडकास्टिंग में, तो वो मुझे आने लगी। इसके अलावा भी एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान ऐसा बहुभाषी, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस देश है कि इसमें भाषा का सरल होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि इंसान भारत के हर इलाके को थोड़ा थोड़ा समझे, देखे, वहाँ के लोगों से दोस्ती करे, और फिर अपने ब्रॉडकास्ट में, अगर अगर वो ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया है। उस जमाने में क्या था कि रेडियो सिलोन शॉर्ट वेव पर जाता था, सारे एशिया को कवर करता था, और नॉर्थ साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंचता था, मॉरिशस भी पहुंचता था, और कई और देशों तक जाता था वो। और करीब पीक टाइम में समझो 60s तक पहुंचते पहुंचते करीब 20 या 21 करोड़ लोग पीक टाइम पर रेडियो सिलोन एक साथ सुनते थे। क्या बात तो है। इतना वो जी। जबरदस्त माध्यम था। और तो मुझे उसका भी फायदा हुआ, हिंदुस्तानी का, सरल हिंदुस्तानी का, बिल्कुल। इंग्लिश ब्रॉडकास्टिंग का फायदा हुआ। मैं अलग अलग तरह के प्रोग्राम अंग्रेजी में भी करता था, जी। लेकिन हिंदी में जरा डर डर के मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरी भाषा जरा कमजोर थी। लिखित रूप में मैं हिंदुस्तानी लिख लेता था अच्छी तरह, बोलने में गुजरातीयत और अंग्रेजियत बहुत थी, क्योंकि गुजराती का स्टूडेंट था और अंग्रेजी का ब्रॉडकास्टर। जी। तो धीरे धीरे बोलते बोलते, सीखते सीखते, लड़खड़ाते हुए मैंने इस हिंदुस्तानी के महासागर में एज ए ब्रॉडकास्टर कदम रखा, और साथ में धीरे धीरे बात बनती गई। वो था ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और दूसरी बात ये भी थी कि मैंने हमेशा से, शुरू ही से, अपने ब्रॉडकास्टिंग में एक अंडर करंट रखा है, और वो अंडर करंट है हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में, हमारे अलग अलग लोगों के बारे में, हमारी भाषा के बारे में और भाषाओं के बारे में जी। थोड़ी सी ऐसी बात जो मिलाए। क्योंकि मेरे जीवन का नाता है, मेरे जीवन का जो स्लोगन कहा जा सकता है, नारा, जी। वो है तोड़ो नहीं जोड़ो, लड़ो नहीं मिलो। अमीन साहब, हर ब्रॉडकास्टर के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप हिंदी बोलें या उर्दू बोलें या फिर अंग्रेज़ी बोलें, तो आपका लहजा, आपके अल्फाज एकदम साफ़ हों और प्रोनंसिएशन क्लियर हो। तो आप तो बहुत सरल भाषा, जैसे आपने कहा, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छी उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो उस ज़माने में आपने किस तरह से इन सब लैंग्वेजेस पर मास्टरी की, ये बताइए हमें ज़रा। 2 संस्थाओं का मैं नाम लेना चाहता हूँ। जी। 2 स्कूल, बल्कि 2 स्कूल और एक कॉलेज जिसमें मैंने पढ़ाई की। शुरू में गुजराती स्कूल था, न्यू एरा स्कूल बम्बई में। उसमें मैंने गुजराती भी पढ़ी, अंग्रेजी भी पढ़ी, जी। और मुझे मौका मिला बहुत सारे संस्कृत श्लोक
और वो गांधी जी के फेवरेट भजन वगैरह सुनने का और गाने का, गाता भी था उस जमाने में। तो भजन बहुत सारे थे, जैसे मेरा फेवरेट था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और साथ ही साथ मौलवी साहब घर आते थे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, और कुरान शरीफ से बहुत अच्छी अच्छी वो आयतें समझाते थे, याद करवाते थे। तो वो भी हुआ। फिर थोड़ी सी हिंदी भी आई जबान में, थोड़ी सी उर्दू आई, और थोड़ी सी फारसी भी मैंने सीखी, थोड़ा सा फ्रेंच भी सीखा। तो खैर इन सब चीजों से बात ये हुई कि संगठन, एकता, सरलता, ये बहुत मेरे जीवन में आती गई। गाता रहे मेरा दिल पर दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरा इंटरव्यू विद द लेजेंड अमीन सायानी। तो अमीन साहब, आपकी जो लाइब्रेरी है वो हमने सुना एक ख़जाना है, फिल्म इंडस्ट्री का समझ लें या आपका पर्सनल ख़जाना है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें क्या क्या है और किस तरह से वो लाइब्रेरी मुकम्मल हुई आज तक। हाँ भाई, ऐसा है कि वो खजाना है, बहुत जबरदस्त, हजारों इंटरव्यूज हैं। क्योंकि मैं गीतमाला का प्रोग्राम तो म्यूजिकल प्रोग्राम था, उसमें इंटरव्यूज तो होते नहीं थे। जैसे कि आज गीतमाला की छाँव जो मैंने जिसका जिक्र किया है, उसमें तो मैंने इंटरव्यू स्नैचेस भी छोटे छोटे रखे हैं जी। मगर उस गीतमाला प्रोग्राम में इंटरव्यू नहीं होते थे। तो उसके अलावा और कई प्रोग्राम मैंने किए इंटरव्यू बेस्ड। जैसे एक था सैरडॉन के साथी, जिससे कि विविध भारती के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू हुए थे। उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े सितारे आकर अपने मशहूर साथियों के बारे में बताते थे। तो एक वो था, फिर एक था एस कुमार का फिल्मी मुकद्दमा, जिसमें धूमधाम होती थी। बिल्कुल, बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगते थे, इल्जाम लगते थे, और वो अपनी सफाई पेश करते थे। उसमें मैं वकील बनता था, एक जज साहब होते थे, एक मैडम क्लार्क होती थी जो सुनाती थी चार्जेस। तो एक वो था। फिर और भी 3-4 प्रोग्राम थे जिनकी वजह से मेरा जो खजाना है लाइब्रेरी का वो बढ़ता ही चला गया। और मेरी बीवी रमा, जो अब नहीं रही, करीब 2002 में उनका देहांत हो गया, वो बहुत मेहनत से मेरी लाइब्रेरी को संभालती थी जी। और उनके ही उस जबरदस्त योग का काम का नतीजा है कि मेरे पास इतने प्रोग्राम्स हैं कि कई बार तो मुझे भी याद नहीं रहता कि किसने क्या कहा था। जी। तो ये आपने बताया फिल्मी मुकद्दमा, मुझे याद है अभी भी वो विविध भारती पे जो स्पॉन्सर प्रोग्राम होते थे, मेरे ख्याल से 9:15 से 9:30 तक आता था रात को विविध भारती पर। किसको याद है यार। देखिए, हम सुनने वाले थे, हम आपके फैंस थे और हैं। हमें ये वैसे शुरू हुआ था रेडियो सिलोन पर। जी जी जी। और उसके बाद शिफ्ट हुआ विविध भारती में। जी। तो अमीन साहब, कुछ और सवाल। आपने तो, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो म्यूज़िक से संबंधित है, तो हमने कहा कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में आपसे बात करें। तो आपने तो मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 जनरेशन्स के म्यूज़िक डायरेक्टर्स, नौशाद साहब से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, और भी न जाने कितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स को पास से देखा है, पास से जाना है। तो हमें ये बताइए। तो इनमें नाम पुराना एक ही लिया, एस.टी. बर्मन जी, लेकिन उनसे भी पुराने लोगों से मेरा नाता रहा है। जैसे जो भीष्म पितामह थे हिंदी फिल्म म्यूजिक के, अनिल विश्वास, जी बिल्कुल, बहुत प्यार करते थे मुझे और मैं बहुत इज्जत करता था उनको, बड़े भाई की तरह मानता था उनको। और वसंत देसाई से बड़ी दोस्ती थी। सी रामचंद्र से कभी तलवारबाजी भी चलती थी, वर्बल, और कभी कभी बहुत दोस्त बनते थे। और वो एस.एन. त्रिपाठी वगैरह उस जमाने के बहुत सारे लोग। और उसके बाद की जो पीढ़ी थी, जैसे एस.डी. बर्मन का एक नाम लिया ही तुमने, और कितनों के नाम लो साहब, शंकर जयकिशन है और बहुत सारे रवि साहब, सबसे बड़ी दोस्ती थी। लेकिन और सब बड़े जबरदस्त लोग थे। अब जैसे शंकर जयकिशन, कल्याण जी और आर.डी. बर्मन, लक्ष्मी प्यारे, ये सब अपनी अपनी जगह बहुत बहुत जबरदस्त थे। पर मेरे जो 3 सबसे ज्यादा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे एस.डी. बर्मन और रोशन और मदन मोहन।
तो अमीन साहब, आप इन तीनों म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में हमारे सुनने वालों को प्लीज़ कुछ बताएं, कुछ वाक़े, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपके रहे हैं इन सब के साथ। बर्मन दादा तो खैर सबके बड़े भाई थे, और इतने प्यारे, इतने भोले इंसान थे कि बस मस्त रहते थे हमेशा। संगीत में उनके लिए संगीत सब कुछ था। जी। संगीत के अलावा वो शायद कुछ सोचते भी नहीं होंगे। हाँ, एक बात उनकी थी कि उनको फुटबॉल बहुत पसंद था। अच्छा। और मोहन बागान उनकी फेवरेट टीम थी। तो अगर उस दिन या उसके एक दिन पहले मोहन बागान की कोई टीम अगर जीत गई ना, तो ये तो दिनों तक, कई दिनों तक झूमते रहते थे, उछलते रहते थे, गाते रहते थे। और अगर हार गई कहीं तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाता था। जरा बात करो तो कहते थे नहीं, अभी नहीं, पता नहीं तुमको, मैं थोड़ा बहुत उदास हूँ, अभी मुझसे बात मत करो। तो मतलब उस जमाने में फिर वो तो सैड सॉन्ग्स कंपोज करते होंगे जब मोहन बागान की टीम हारे। अब ये तो क्योंकि वो इतने ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उनमें क्या था कि फोक से वो बहुत कुछ लेते थे, जी। शास्त्रीय संगीत से भी लेते थे। और फोक का तो इतना उनको ज्ञान भी था और इतना पसंद था उनको फोक, कि मैंने सुना है कभी उनको पता लग जाता था पुराने जमाने में कि कोई अच्छा फोक सिंगर 40-50 मील दूर आया हुआ है, वहाँ बसा हुआ है और गा रहा है, तो वो जाते थे 50 मील क्या बात दूर, है। उसे सुनते थे, उनके कदमों में बैठते थे, उनसे संगीत लेते थे। तो बहुत बहुत गजब के इंसान थे। और उनके संगीत में एक एक मस्ती थी, एक एक क्या सूफियानापन था, जो इतना गहरे उतरता था दिल में कि बस दिल को छूकर हमेशा अपना बना लेता था। क्या बात है। उनकी क्या क्या फिल्में, एक फिल्म उनकी है जो मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है, वो है गाइड। जी बिल्कुल। तो उसमें हमारा क्या क्या गाने हैं, एक से एक अच्छे और एक से एक अलग। हमारा गाता रहे मेरा दिल जो थीम सॉन्ग है वो भी गाइड का वो ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। और साहब गाने उसमें वो भी थे, क्या से क्या हो गया, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग अब है, एक रंग, और बिल्कुल। पिया तू फिर नैना लागे। तो एक तो ये, फिर दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर जो मेरे बहुत करीब थे वो थे रोशन साहब रोशन। आपने कहा जी। रोशन भाई से मेरा मेरा घर जैसा नाता था। मैं और मेरी बीवी रमा, जो कि संगीत बहुत अच्छा जानती थी लेकिन गाती नहीं थी, शर्माती बहुत थी। गले में सुर भी था, बल्कि गीता दत्त एक जमाने में रेडियो स्टार के प्रोग्राम करने हमारे स्टूडियो में आया करती थी। जी। तो ये ही उनके साथ रहती थी, असिस्ट करती थी। और अगर गीता कोई लाइन गलत गा दे या सुर गलत हो जाए तो ये याद दिलाती थी कि गीता जी ऐसे नहीं, ऐसे था वो, बोल भी याद रहते थे उनको। तो इस तरह से वो देखो कहाँ से कहाँ बात आ गया। मैं क्या कह रहा था भाई? रोशन साहब की बात कर रहे थे हाँ, आप। रोशन साहब। तो जी। रोशन साहब के यहाँ हम दोनों जाया करते थे अक्सर। और कभी कभी न्यू ईयर ईव भी साथ मनाया करते थे। रोशन भाई और भाभी, उनकी ईरा भाभी थी। जी। ईरा भी गाया करती थी एक जमाने में, और लता के साथ उन्होंने गाए भी थे गाने। और रोशन भाई का दिल जो था वो एकदम बच्चों जैसा था, और उनको दिल की तकलीफ भी थी। तो भाभी मुझे बहुत समझाती थी, देखो देखो ही देखिए, उनका कोई गाना आपके एनुअल प्रोग्राम में टॉप पर या कहीं ऊपर आने वाला हो तो एक हफ्ते पहले से उनको जरा धीरे धीरे कहिएगा, हाँ हाँ, वो एक बहुत पॉपुलर है, आई होप इट विल कम अप, और ये इस तरह से गोल गोल बातें कीजिएगा। वरना वो क्या है कि हिट हो जाए गाना, सुपर हिट हो जाए तो उनको हार्ट अटैक हो जाता था, और गाना अगर नहीं चले तो नेचुरली हार्ट अटैक हो जाता था। तो हम बहुत संभाल कर उनको ट्रीट करना पड़ता था, मगर बिल्कुल बच्चे जैसे थे। और तो हंगामे भी बहुत करते थे, नोटी भी थे थोड़े बहुत, अच्छा। और शरारतें भी बहुत करते थे। लेकिन इतना इतना भोला सा उनका मन था, और इसलिए उनकी तर्जें भी हर सुर को प्यार से छू लेते थे। कभी उलझन नहीं होती थी उनके संगीत को सुनने में, और सीधे दिल को तीर की तरह दिल पे में पहुंच जाता था उनका म्यूजिक। कोई उनके एक और एक दो गाने जो आपको बहुत पसंद हैं अमीन भाई? मेरा सबसे उनका फेवरेट गाना है मन रे तू काहे न धीर धरे। एक बार उन्होंने मुझे घर पे फोन करके बुलाया
कि अमीन भाई देखो, चित्रलेखा के गाने आए हैं नए, मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो जरा, बताओ कैसे हैं। तो मैं और रमा भागे हुए गए वहाँ, रात का वक्त था। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तुम बैठो, मैं अभी नहीं शुरू करता हूँ, पहले तुम एक गिलास लो, विस्की पियो और फिर सुनते हैं। अच्छा। मैंने कहा रोशन भाई मुझे आदत नहीं है ज़्यादा इसकी, और वरना मुझे पसंद है नशा वशा, तो आप प्लीज़ मुझे मत दीजिए, गाना सुनाइए, उसका नशा मुझे बहुत है। कह रहे नहीं नहीं तुमको पीना ही पड़ेगा। तो उनका मान रखने के लिए थोड़ी सी मैंने ली, और मुझे चढ़ जाती थी फौरन, मैं कभी हाथ ही नहीं लगाता ज़्यादा। तो चढ़ने लगी तो नींद आने लगी मुझे। तो अच्छा, फिर उन्होंने शुरू किए ये गाने, एक के बाद एक गाने आते जाएं, और वो पूछे मुझे कैसा लगा, तो मैं ऐसे ही कुछ हूँ हाँ करके सर हिला दूँ, और आधी नींद में कहना ठीक है। तो जब खत्म हुआ जब गाने, फिर मैंने कहा रोशन साहब बहुत देर हो गई, हम चलते हैं। तो रमा और मैं दोनों घर चले आए। ये बात आई गई हो गई। उसके कई बरस बाद जब रोशन भाई का इंतकाल हो गया, जी। और मैं एक बार गया था भाभी से मिलने, तो उन्होंने कहा अमीन भाई आपको पता है, एक बार आप आए थे चित्रलेखा का म्यूजिक सुनने, और आपने कुछ अजीब अजीब कुछ हाँ कर दिया, और कुछ अच्छा रिएक्शन भी नहीं दिया। तो उनका दिल इतना टूटा कि उनकी आंखों में आंसू भर आए थे, और बहुत रोए वो रात को। अमीन भाई को मेरे गाने पसंद नहीं आए। मैंने कहा अरे बाप रे, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जाकर मैंने अगले दिन घर पे सुने गाने जी। और ऑफिस में सुने गाने, और ये मेरी फेवरेट फिल्म, म्यूजिकल फिल्म बन गई, जिंदगी की सबसे अच्छी फेवरेट फिल्म। क्या बात है। तो ऐसे थे रोशन भाई साहब, और बड़े प्यारे इंसान। तो अमीन भाई और आपने तीसरे जो बड़े प्यारे मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हैं मदन मोहन साहब, मदन मोहन। और मेरे भी फेवरेट हैं मदन मोहन साहब। उनके जो कॉम्पोजिशंस हैं लता जी, रफ़ी साहब के साथ, उनका तो कोई मुकाबला नहीं बिल्कुल। बहुत बहुत इतनी सॉफ्टनेस थी उनमें, इतनी तैयारी, इतनी गहराई। और मजे की बात यह है कि वो पर्सनली बड़े मिलिट्री टाइप के थे। उनका एक तो ऑफिसर रह चुके थे वो मिलिट्री में जी। और उसके बाद जब संगीत में आए वो, तो उनका बर्ताव लोगों से वही मिलिट्री टाइप का होता था। लता ने मुझे बताया है कि अगर वो किसी बात पे खुश हो जाते ना, जी। तो आकर झप सा लगाते थे लता जी की पीठ पर एक बुक्का, और लता जी हिल जाती थी बिल्कुल। और लता जी और मदन मोहन साहब का भाई बहन का रिश्ता था, मुंह भोले भाई बहन भी थे था। जी। और इतना प्यारा रिश्ता था, और क्या क्या गाने थे, क्या बताऊं, उनके तो एक एक गाना मेरे जब दिमाग में आता। अमीन साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एस डी बर्मन साहब, रोशन साहब, मदन मोहन जी, इन सब के बारे में। तो आपने नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो नई पीढ़ी है उनके साथ भी काम किया है और उन्हें जाना है, तो हमें ये बताइए अपनी ज़ुबानी की उस पुराने म्यूज़िक और आज के म्यूज़िक में जो है क्या फ़र्क है? मगर एक बात नौशाद ने कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है, कि हमारे जमाने का संगीत यानी गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं जी। उस जमाने का संगीत मन को छूता था, आज का म्यूजिक सिर्फ तन को छूता है। क्या बात तो है, बहुत 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 सही बात कही। मैं अच्छाई और बुराई ये की कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा ये फर्क है उनमें और आज में। तो अमीन साहब, बस एक तो सवाल और, तो आपने कहा जो पुराना संगीत था गोल्डन एरा का वो मन को छूता था, और आज का जो है वो तन को छूता है, नौशाद साहब ने कहा था, आपने कहा। नौशाद साहब ने कहा था। तो आपके ख्याल से, और ये भी अक्सर सुना जाता है कि जो आज का संगीत है वो अगले 40 साल तो छोड़िए, अगले 10 साल भी याद नहीं रहेगा। 4 दिन भी मुश्किल हो जाता है याद रखना। मगर क्या है कि वो जो पुराना संगीत था ना, वो हमारे भारत की परंपरा का प्रतीक था। उसमें हमारी हर चीज, हमारे माजी, हमारे अतीत की हर चीज समाई हुई थी जी। और मेरा ख्याल है कि जब तक हम गुजरे हुए कल और आज और आने वाले कल में एक रिश्ता न रखें, तो हमारा आज भी और आने वाला कल भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। अमीन साहब, जब गोल्डन एरा की बात चलती है तो एक नाम जो सबकी ज़ुबान पर आता है वो है किशोर कुमार साहब का,
और आपका और किशोर दा का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। आपने बहुत काम किया उनके साथ और बहुत सारी कहानियां हैं आपके पास किशोर दा के बारे में। तो हमारे साथ और सुनने वालों के साथ प्लीज़ ज़रा शेयर करें उनमें से कुछ। उस जमाने में फिर गीतमाला जब शुरू हो गई थी तो जी। क्या हुआ कि उस जमाने में हम हर साल के आखिर में कभी म्यूजिक डायरेक्टरों से, कभी लिरिक राइटरों से, कभी सिंगर्स से जी। अ, एक छोटा सा मैसेज लेते थे न्यू ईयर का। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि किशोदा, आपका गाना इस साल गीतमाला में बहुत ऊपर आ रहा है, हम्म। तो प्लीज आप एक छोटा सा दे दीजिए ना इंटरव्यू, 2-3-4 मिनट का। अच्छा। तो अब वो, ये मुझे पता नहीं था कि वो काफी सन की आदमी थे। तो वो अच्छा। कभी कभी तो प्रोड्यूसरों को भी चक्कर खिलाया करते थे, तो मैं तो सिर्फ एक अनाउंसर था। कहने, अच्छा ऐसा करो, तुम अपना टेप रिकॉर्डर लाओ और फला फला स्टूडियो में, जो मेरे मेरे स्टूडियो से करीब 15-20 माइल दूर था, जी। 15 माइल दूर था। अच्छा। तो वहाँ अपना टेप रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, मैं फला स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ, तो शूटिंग के बीच तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो मैं अपना बड़ा, उस जमाने में फेरोग्राफ मशीन हुआ करता था, जी। काफी भारी, तो उसको उठाकर खुद टैक्सी में रखा और खुद गया वहाँ। जाकर वहाँ स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि अरे, एक साहब खड़े हुए हैं जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जिसकी शूटिंग होने वाली थी। अच्छा। उन्होंने कहा, अमीन भाई रुकिए रुकिए। उन्होंने देखा मुझे तो मैं रुक गया, टैक्सी रोकी। वो आए दरवाजे पर, कहने लगे, अमीन भाई बात यह है कि किशोर दा ने कहा है कि वो अभी आए नहीं हैं मतलब शूटिंग के लिए, जी। और आएंगे तब जब अमीन भाई आकर चले जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार, इतनी अच्छी दोस्ती, ऐसी बात मुझसे, मैं इतनी दूर से उठाकर ले आया हूँ जायंट मशीन। तो खैर मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैं फिर आ गया घर। और फिर करीब 10-12 बरस मैंने उनसे कोई इंटरव्यू के लिए फरमाइश नहीं की। जी। हालांकि उनकी पहली फिल्म जो आई थी दूर गगन की छांव में, जी। 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 उससे लेकर करीब करीब सारी उनके प्रोड्यूसर डायरेक्ट की हुई फिल्मों में मैंने पब्लिसिटी की थी। अच्छा। और वो आया करते थे मेरे स्टूडियो में और बोला करते थे पब्लिसिटी में, और हम धूम मचाते थे इस तरह से। हम्म। मगर मैंने उनको इंटरव्यू के लिए कभी नहीं मांगा। तो वो अब आपको हुआ ये कि बात पता चली कि क्या बात थी, या ये उनका मजाक करने का तरीका नहीं, था या सच वो में? उनका मजाक करने का तरीका था। अच्छा। तो उनको उनको पता तो लगा कि मुझे बुरा लगा है, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं कहा तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अच्छा। और उसके बाद साहब, एक मेरा प्रोग्राम बहुत मशहूर शुरू हो गया था 1970 में। तो 1974 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। लास्ट प्रोग्राम उसका नाम था सितारों के साथी। अच्छा। उसमें बड़े बड़े स्टार्स आकर अपने साथियों के बारे में बोला करते थे। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार, ये लास्ट प्रोग्राम है और इसमें अगर किशोर का इंटरव्यू आ जाए तो कमाल हो जाए। तो हसरत से मेरी हम्म। बरसों से है। तो इत्तेफाक से उस रोज आने भी वाले थे किशोर हमारे स्टूडियो में, अच्छा। उनकी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी के दाढ़ी। लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। अच्छा। तो उनके आने से पहले हमेशा तो मैं नीचे जाकर, सेकंड फ्लोर पर हूँ, तो नीचे जाकर मैं उन्हें ले आता था खुद ऊपर वेलकम करके। जी। अब की बार मैंने 2-3 लोगों से, अपने स्टाफ वालों से कहा कि तुम लोग जाओ और किशोर कुमार को ऊपर ले आओ और मेरे स्टूडियो में डायरेक्टली ले आना। और मैं चुपके से स्टूडियो में बैठ गया बहुत सीरियस होकर, और अकेला बैठा, बत्ती जल रही थी, मैं माइक्रोफोन के पास बैठा और कुछ पढ़ने लगा। इतने में किशोर आए, दरवाजा खुला और वो दौड़ते हुए आए कि अरे आई एम सॉरी, आई एम लेट अमीन भाई, चलो काम शुरू करें। तो मैंने बड़े सीरियसली उनको देखा, थोड़ा नाराज होकर कि ओ अच्छा, हाँ चलिए चलिए करते हैं। तो वो जरा चौंके कि यार, हमेशा दोस्ती के साथ बात कर रहा है और ये क्या आज हो ये गया। संजीदगी क्यों? पूछा उन्होंने, क्यों अमीन भाई, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है, चलिए। तो कह रहे अच्छा चलो चलो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो। मैंने कहा नहीं नहीं, रुक जाइए किशोर भाई, आपने देखा, आप अंदर आए
तो स्टूडियो के कोने में कहीं दूर 2 पहलवान खड़े थे, बहुत खतरनाक टाइप के। नहीं नहीं, कौन से पहलवान? मैंने कहा वो पहलवान मैंने किराए से यहाँ रखे हैं और उनको कह दिया है कि देखो किशोर कुमार आने वाले हैं, और अगर उन्होंने मेरे स्टूडियो में आकर मेरे प्रोग्राम सितारों के साथी का लास्ट प्रोग्राम अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो तुम दोनों मिलकर उसे उन्हें पीट देना। तो वो पहले तो बहुत घबराए, डरपोक थे बहुत। अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या पीट पाट वाली बात कर रहे हैं आप? तो उसके बाद उनकी समझ में आई और हंस पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बदला लिया जा रहा है। वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने गीत माला की, उसका बदला ले रहे हो? तो मैंने कहा हाँ किशोर, मैं बदला ले रहा हूँ। और मैंने कहा तो ठीक है, अब ऐसा कर रहे हैं, आप करेंगे या नहीं मेरा प्रोग्राम? कह रहे अच्छा अच्छा मैं कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है भाई? कहने लगे तुम, एक शर्त ये है कि मैं प्रोग्राम अकेले करूंगा, तुम उसमें नहीं बोलोगे। मैंने कहा मुझे इंटरव्यू करना है भैया आपको। बिल्कुल। कहना ठीक है, तुमको जो बोलना है शुरू में 10 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में बोल डालो, और फिर जाकर कोने में बैठ जाओ, मैं पूरा प्रोग्राम करता हूँ। मैंने ओपनिंग की, तो फिर कहा अच्छा अब तुम बैठो, मैं बोर करता हूँ, तुम बहुत बोर कर चुके हो। और उन्होंने अजीब गरीब प्रोग्राम किया जिसमें वो जज भी बने, वो पुराने तिवारी एक्टर थे ना, कैरेक्टर एक्टर, उनकी आवाज निकाल कर जज बने। अच्छा। और 3 किशोर कुमारों को उन्होंने मुकदमा चलाया किशोर कुमार पर। क्या बात? किशोर कुमार जो बच्चा था, किशोर कुमार जो जवान है, किशोर कुमार जो बूढ़ा होगा। तो ये प्रिपेयर करके लाए थे या ये फिर इम्प्रोवाइज किया उन्होंने? नहीं, ऐसे ही वो कुछ इम्प्रोवाइज, बिल्कुल कि हम करेंगे चलो। अच्छा। फिर बस वो फिर वो कह रहे अच्छा अब तुम बैठ जाओ और मैं बोलता हूँ। और ये उन्होंने शुरू किया, और ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू है। अच्छा। जो मुझसे मांगना नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भेजूंगा नहीं। तो अमीन सर, आप हमारे शो पर आए, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, एक सवाल और पूछना चाहेंगे। पूछो भाई। आप इतने ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर रहे हैं, आपकी जो आवाज़ है वो दुनिया के हर कोने में पहुंची है। कोई 1 या 2 मैसेजेस ब्रॉडकास्टर्स को आप देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें टू बिकम द नेक्स्ट अमीन सयानी? देखिए, एक तो बात यह है कि वो हर अनाउंसर की अलग पर्सनालिटी है, अलग स्टाइल है और होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, ये एफएम रेडियो स्टेशन यहाँ शुरू हुए जी। तो ये था कि सारे अनाउंसर एक जैसा बोलते हैं, एक ही स्टाइल में, तो वो जरा बोर करने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने समझाया कईयों को, कई स्टेशन को, मैं काफी करीब हूँ बहुत सारे स्टेशन के, तो धीरे धीरे अब बड़े अच्छे अनाउंसर्स आने लग गए हैं, हर एक का स्टाइल अलग है, ये बहुत जरूरी है। अलावा इसके मैंने बहुत सोचने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है जिसका नाम है सफल संचार के लिए 7 स। सफल संचार के लिए 7 स, यानी सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए 7 स। तो उसके बारे में और कुछ बताइए। हाँ, सफल संचार के 7 स। तो ये कौन से स हैं? एक तो संचार सही होना चाहिए। संचार यानी कम्युनिकेशन, जो भी आप कहें सही हो। अगर झूठ की बदबू आएगी बीच में तो लोग नफरत करने लगेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, तो सच बोलना भी नहीं आता, तो छोड़ो उसको। दूसरे बल्कि सच बोलना नहीं, सही मतलब करेक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, गलतियां ना हो जी, फैक्चुअल हो, बिल्कुल। होमवर्क अच्छा करें। और इस सत्य का जो है वो सेकंड है, सत्य होना चाहिए। सत्य की अगर सत्य का दामन पकड़ कर चले तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो 2 हुए, सही और सत्य जी। तीसरा सा है स्पष्ट। ये क्लैरिटी इन ब्रॉडकास्टिंग इन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप जो भी भाषा बोलें उसको सही बोलने की कोशिश करें जी। और बोलचाल की भाषा बोलें। तो ये
स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसके बाद सरल, हम्म। सरलता तो एकदम बेसिस है हम्म। लैंग्वेज कम्युनिकेशन की। इसके बारे में एक कहानी आपको बताऊं जी जरूर। कि कमलेश्वर का नाम सुना है तुमने? नहीं, मुझे नहीं ध्यान कमलेश्वर है। एक बहुत महान ब्रॉडकास्टर भी थे, टेलीकास्टर भी थे, राइटर भी थे, दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी बने। अच्छा। लेकिन उससे पहले वो जब ब्रॉडकास्टिंग में टेलीकास्टिंग में आ गए थे, बहुत जबरदस्त काम कर रहे थे, तो उनका एक प्रोग्राम होता था हर हफ्ते जिसका नाम था परिक्रमा। अच्छा। परिक्रमा का मतलब इनसर्कलमेंट ऐसा कुछ होता है। खैर, तो वो परिक्रमा में वो बड़े छोटे अलग अलग फील्ड के लोगों का इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। तो एक दिन उनका फोन आया कि अमीन जरा आ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू परिक्रमा में लेना है, लाइव टेलीकास्ट है। अच्छा। मैंने कहा क्या 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 आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कभी आज तक टेलीविजन का कोई काम किया ही नहीं, कोई बोला ही नहीं हुआ है, और वो लाइव है, ये तो कैसे हो सकता है, हम तो तैयारी करके बोलते हैं भाई, ये कैसे हो गया। मैं तो नहीं आता यार, आप किसी और को कर दीजिए इंटरव्यू। कहने लगे यार डोंट बी सिली, एकदम आसान से सवाल पूछूंगा और तुम्हारे ही काम के बारे में पूछूंगा, आ जाओ। तो मैं डरते डरते गया वहाँ। तो फिर वो ले गए स्टूडियो में, कहने लगे देखो लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट है, तो अभी लाइव टेलीकास्ट है, तो अभी शुरू होने वाला, तैयार रहो, बस बहुत देर हो गई है, ये देखो काउंटडाउन शुरू। इशारा किया और प्रोग्राम शुरू हो गया। तो पहले करीब 2.5 मिनट तक वो मेरी कुछ पता नहीं बखान कर रहे थे, मेरा तारीफ कर रहे थे, या कुछ टांग खिंचाई कर रहे थे, क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी में बोल रहे थे वो अच्छा। कि मेरी ज्यादा समझ में बात आई नहीं। तो मैं सोच रहा था यार अब क्या करूं, क्या मैं करूं। तो तब तक फिर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगा, अच्छा अमीन भाई अब प्रश्नोत्तर आरंभ करें। अच्छा। तो अच्छा। इतनी हिंदी तो मुझे आती थी अच्छी तरह। अवश्य आरंभ करें कमलेश्वर भाई। तो पहला ही सवाल ऐसा गोली मार कर उन्होंने मेरी तरफ फेंका कि मैं तो चित हो गया था। कहने लगे अमीन भाई आप हिंदी भाषा का इस तरह नाश क्यों करते हैं, इसकी कहने नहीं आप हत्या करते हैं हिंदी भाषा की। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया भाई। कहने लगे देखिए आपकी भाषा के बारे में कुछ समझ नहीं आता, उसमें कभी तो हिंदी होती है, कभी उर्दू होती है, कभी गुजराती के शब्द आ जाते हैं, कभी तो मराठी का टच आ जाता है, कभी कोई गाना आप कोट कर देते हैं बंगाली में, और ये क्या है, ये क्या इस तरह की हिंदी बोलते हैं। अब मैंने सोचा यार अब अटैक हो गया, अब डिफेंस तो होना ही चाहिए। तो पता नहीं ऊपर वाले ने लाज रख ली और मेरा कंप्यूटर के चल पड़ा दिमाग में। और मैंने कहा देखिए कमलेश्वर भाई बात यह है कि ये संचार जो है, ये कम्युनिकेशन जो है, ये 2 पहियों वाली गाड़ी है। इसमें एक पहिया है श्रोता जो सुनता है, जी। और दूसरा पहिया है वक्ता जो बोलता है। तो अगर सुनने वाले और बोलने वाले के ये 2 पहिए जो है, ये एक बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया तो गाड़ी लुढ़क नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक एक ट्यूनिंग में हो। यानी बोलने वाला वही बोले जो उसको पता है कि सुनने वाला समझ सके और आराम से मजे ले सके उसके। मैंने कहा कि देखिए मैं तो ज्यादा भाषा जानता ही नहीं, हिंदी उर्दू, इसलिए मैं तो वही बोलता हूँ बिल्कुल सीधी सी सरल भाषा, आम फहम, जो कि मैं जानता हूँ। मैं तो कोई मुश्किल भाषा ही नहीं जानता, इसलिए मैं बोलता ही नहीं मुश्किल भाषा। मगर इसका नतीजा ये होता है कि जब मैं बोलता हूँ तो सारी दुनिया समझती है, लेकिन जब कमलेश्वर बोलते हैं बहुत कम लोग समझते हैं। तो आपने पासा पलट दिया बहुत हंसे अपने वो। इंटरव्यू में तो एकदम। उसके बाद उन्होंने छेड़ा नहीं मुझे, और अच्छा। अच्छी तरह से हो गया इंटरव्यू। जी। तो अमीन भाई आपने कहा सही, सत्य, स्पष्ट, सरल, और बाकी जो 3 स हैं वो कौन से हैं? अच्छा 3 बाकी हैं, तो 5वां है सभ्य। सभ्य मतलब डिसेंट, और छठा है उसके बाद स्वाभाविक, मतलब नेचुरल होकर बोलिए। अगर आप बन के बोलेंगे, एक जमाने में मैं भी बहुत बन के बोला करता था सार्जेंट मेजर की तरह, गीत माला की पहली पायदान पर सुनिए, ये वो अब चिल्ला के, फिर मुझे होश आया एक जमाने में जाकर,
और उसका भी एक कारण है। पहले तो मैं बहुत ही चिल्लाता था, पर उस जमाने में चूंकि ऑल इंडिया रेडियो बहुत नीरस हो गया था, उसका हंसना भी बना था अनाउंसर को, और फिल्मी गाने भी बंद हो गए थे, तो लोग जरा बोर होने लगे थे। और हमसे कहा गया रेडियो सिलोन के अनाउंसरों को, ये देखिए वो ऑल इंडिया रेडियो का ब्रॉडकास्ट जरा बोरिंग हो गया है, तो आप धूम मचाइए, कुछ भी कीजिए, हंसिए गाइए, मगर मतलब शराफत के वो दायरे में रहकर जो करना चाहे करिए। अच्छा। तो हमने किया वही। आखिर नए भारत के नए नौजवान थे हम। भारत उस जमाने में बस आजाद हुआ ही था, 50 की बात कर रहा हूँ मैं, 1950-51। तो इस तरह से हमने खूब चिल्ला चिल्ली की। फिर धीरे धीरे फिर शादी जब हुई, मैं तो ऑटोमेटिकली शादी के बाद इंसान थोड़ा सा सहम तो जाता ही है ना। तो मैं थोड़ा सा रिजर्व होके बोलने लगा। तो स्वाभाविक आपने कहा आखिरी अभी भी बचा है, और आखिरी है सुंदर, संध्या सुंदर होना चाहिए। इट मस्ट अपील, इट मस्ट अट्रैक्ट। अगर वो आकर्षित नहीं करेगा लोगों को, तो वो तंग आ जाएंगे, यार ये बोर हो रहा है यार, चलो स्विच घुमाओ, दूसरा स्टेशन लगाओ। तो सुंदरता भी बहुत जरूरी है। तो उसको किस तरह से सजाना, अच्छी तरह से, स्वाभाविक तरह से, सभ्य तरीके से, और बाकी सब सरल, सत्य, सही, ये सब स्पष्ट, ये सब बातें याद करके आप बोलेंगे तो हर बात आपकी कही हुई दिल तक पहुंचेगी। और एक बात और याद रखिए, हर ब्रॉडकास्टर को जरूर याद रखना चाहिए कि जैसे हम सीनियर ब्रॉडकास्टर्स कहा करते हैं कि द बेस्ट रेडियो प्रोग्राम इज वन दैट यू कैन सी, नॉट जस्ट हियर, सी। क्योंकि हम जो बोलते हैं, म्यूजिक जो आप बजाते हैं, जो साउंड इफेक्ट्स बजते हैं, उनसे सुनने वाले के दिमाग में एक अजीब सी खरिश पैदा होती है, एक अजीब सी प्यारी सी हरकत पैदा होती है, और वो यूं महसूस करता है कि उसकी आंखों के सामने ये प्रोग्राम हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि खुलकर अपने स्टाइल में, किसी की नकल किए बगैर, अपने स्टाइल में और स्वाभाविक तरीके से, प्यार से, पूरे होमवर्क के साथ जब भी बोलेंगे आप, तो आपका निशाना बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और इतना मज़ा आया आपसे बात करके। और आखिर में मैं बस एक ये बात कहना चाहूँगा आपसे कि आपको मैंने ना जाने कितने सालों से सुना है, आपका फ़ैन रहा हूँ, और सपनों में भी नहीं सोचा था कि आपसे कभी ऐसे बैठ के बात होगी। तो ये जो आज का दिन है हमेशा याद रहेगा मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिसनर्स भी भाई शुक्रिया तुम्हारा, तुमने तो मेरी उम्र कम कर दी। उम्मीद करते हैं कि आपने आज का इंटरव्यू एंजॉय किया होगा विद द लेजेंड अमीन सयानी। आपको आज का शो कैसा लगा? ड्रॉप अस एन ईमेल गाता रहे मेरा दिल @yahoo.com, या हमारा फेसबुक पेज facebook.com/गाता रहे मेरा दिल। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। गाता रहे हम सबका दिल।